नमस्ते बच्चों, आप लोगों का फिर से एक बार इस वीडियो में पुनः हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का इतिहास में पाठ है दूसरा, भाग पहला। इसमें पाठ का नाम है आपके इतिहास लेखन भारतीय परंपरा। इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले जो आप लोगों ने पाठ पढ़ा, उस पाठ का नाम था इतिहास लेखन यूरोपीय परंपरा। बच्चों, ये पाठ जो है इतिहास लेखन भारतीय परंपरा, हमारे भारत देश की क्या परंपरा रही है, क्या रीति रिवाज रहा है, कौन सी बातों को किस तरह से मानव पहले से मानते चला आया है, कैसी वस्तुओं को धारण करता चला आ रहा है, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें संस्कार संबंधित कैसी रही हैं, यह हम सभी लोग भारतीय परंपरा में पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, इस पाठ के अंतर्गत पहला है आप लोगों का प्राचीन काल का इतिहास लेखन। बच्चों, हमारा इतिहास दो भागों में बटा हुआ है, एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास को इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, मध्यकालीन इतिहास को मेडुअल हिस्ट्री। थोड़ा सा इसमें मतभेद होता है। प्राचीन काल का जो इतिहास होता है उसमें किंतु परंतु लेकिन मतभेद का उच्चारण हुआ करता है कि 100% थोड़ा सा डाउट में जाता है, लेकिन मेडुअल हिस्ट्री मध्यकालीन जो इतिहास होता है 100% नाम देन रिजेक्ट हुआ करता है। तो बच्चों, हम सभी लोग प्राचीन काल के इतिहास लेखन के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल का मानव कैसी वस्तुओं का उपयोग किया करता था, कैसे वस्त्र का धारण किया करता था, कहाँ से रहा करता था और कौन कौन सी वस्तुओं को प्रयोग में लाया करता था। तो बच्चों, प्राचीन काल में मानव की उत्पत्ति बहुत आज से कई हजार लाख वर्ष पहले हुई। जब जीव की उत्पत्ति हो रही थी उसमें मानव की उत्पत्ति कई लाख हजार वर्ष पहले हुई थी। उस समय मानव पैदा हुआ तो वह वस्त्रों को नहीं धारण किया करता था, कच्ची मांसों को खाया करता था, जंगलों में दिन ब दिन भटका करता था, इधर उधर डोला टसा करता था और उसको किसी प्रकार किसी जगह पे निश्चित स्थान पे रहने की कोई जो है जानकारी नहीं थी। न लेखन कला का ज्ञान था, न वस्त्र को शरीर को ढकने का ज्ञान था। मतलब एक तरह से मानव उस समय आदिमानव ही बनकर जीवन को इधर उधर बिताया करता था। लेकिन बच्चों, धीरे धीरे मानव समय बढ़ता गया, मानव की विचारधाराएं बदलती गई और धीरे धीरे विकास करता गया। आगे चलकर प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही मानव के अंतर्गत जैसे कुछ ऐसे स्थान पाए गए, मानव द्वारा बर्तन, मानव द्वारा आभूषण, मानव द्वारा सिक्के या ताम्रपत्र। जैसे ताम्रपत्र की बात आई तो एक ताम्रपत्र का चित्र आपको हम लोग दिखाते हैं। इसको देखिए, सोगाड़ा नामक ताम्रपत्र है। यह गोरखपुर उत्तर प्रदेश की धरती पर पाया गया है। इस पे लिखने का काम हुआ करता था। इसको मानव क्या किया करता था, ताम्र माने तांबे का पत्रा, पतली परत हुआ करती थी। तो इस पे मानव क्या किया करता था, लिखने का काम करता था और ठोस चीजों से, ठोस वस्तुओं से ठोक कर उसको मुड़ा फिराकर लेखन कार्य किया करता था। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आज हमारे इतिहास में प्राचीन समय में पाई गई हैं। जैसे आज हमारे इतिहास में एक स्थान अपना विशेष महत्व रखने वाले स्थान का नाम है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो कि यहाँ से
मानव को इतिहास से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं पाई गई हैं। जैसे मानव मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया करता था। मिट्टी के बर्तन कैसे हुआ करते थे, उनको आगों में पकाया करता था। ये सारी चीज़ों की जानकारी। साथ में गुफाओं में रहा करता था। गुफाओं को कैसे काट के अपने रहने की स्थान बनाया करता था। गुफाओं पे चित्रकारी, गुफाओं पर दृश्य, पेड़ पौधों का चित्र बनाने का कार्य किया करता था। ऐसे धीरे धीरे मानव आगे बढ़ता गया। वह धीरे धीरे अपने रहने का एक निश्चित स्थान निश्चित किया। निश्चित स्थान कैसे वह निश्चित किया कि मानव को कृषि कार्य, खेती करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो वह खेती करने के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। इसके लिए मानव सबसे पहले अपने रहने का जो स्थान बनाया वह कहाँ पे? नदियों के किनारे बनाया। नदियों के किनारे बनाने का मतलब ये हुआ कि उस समय आवागमन के साधन आज जैसे मोटर गाड़ियाँ, सड़कें, वाहन उस समय नहीं हुआ करते थे। तो उस समय मानव जल मार्ग से, नदियों के किनारे से, जल से, नौकाओं के माध्यम से या उसमें पानी में सामानों को रख कर तैरा कर लाने और ले जाने का काम किया करता था। इसके साथ साथ नदियों के पानी को ग्रहण भी किया करता था, पीता भी था। इसके साथ साथ उसको खेती में भी यूज किया करता था। इस तरह से उसको घर बनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो वह घर बनाने के लिए अभी मिट्टी की दीवार को भी आप लोगों ने सुना होगा, घास फूस की भी दीवारें हुआ करती हैं। अभी कुछ दीवारें तो ऐसी भी पाई गई हैं कि पक्की ईंटों की दीवारें हुआ करती थी और 2 मंजिले घरों का भी वर्णन पाया गया है प्राचीन काल में। लेकिन अभी जो भी उल्लेख इतिहासकारों द्वारा उत्खनन करके, खुदाई करके जो अनुमान लगाया गया है, इससे यह पता चलता है उस समय मानव एक जगह निश्चित स्थान पर रहकर उसमें स्नानागार, नहाने की जगह, अन्नागार, अन्न वगैरह रखने के लिए ये सभी चीज़ों को रखा करता था। उसके घरों के सामने नालियाँ हुआ करती थी। घरों के सामने 1 मीटर चौड़ी गलियाँ हुआ करती थी। सड़कों का भी वर्णन किया गया है। सड़कें एक दूसरे को 90 अंश पे काटती थी। एक बैलगाड़ी आमने सामने से दोनों बैलगाड़ियाँ आर पार हो जाया करती थी। तो इस तरह से मानव इतिहास में चलते हुए, क्रम में आगे बढ़ते हुए, ऐसा विकास करते हुए आगे बढ़ा और धीरे धीरे चलकर उसकी आसीमा ऐसी हुई। और प्राचीन काल में लेखन की प्रक्रिया हस्तलेखन हुआ करता था। नलकट, सरकंडे से, कालिख से लिखने का काम हुआ करता था। और पहले देखेंगे शिलाओं पे छेनी हथौड़ी से लिखने का काम हुआ करता था। जैसा कि हमने ताम्रपत्र बताया, ताम्रपत्र पे भी लिखने का कार्य हुआ करता था। ऐसी प्रक्रियाओं में मानव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, विकास का कार्य करता गया, जो कि आगे चल के वहाँ से जो कुछ मुद्राएं मिली हैं, मुद्राओं पे आज भी जो कुछ लिखा है उस पे इतिहासकारों में मतभेद है, इतिहासकारों में डाउट है। इसमें मौर्य काल के शासक अशोक द्वारा उसके शासनकाल में लिखने की प्रक्रिया को आरंभ किया गया, जिससे लेखन की प्रगति आगे दी जा सकी। आभूषण में स्त्रियों को पाए गए, बर्तन भी पाए गए। आभूषण में हड्डियों के भी हुआ करते थे और तरह तरह के आभूषण या धातुओं की खोज करके मानव तरह तरह के कार्यों को किया करता था। तो इस तरह से बच्चों, इतिहास में जो प्राचीन काल का इतिहास है और जो उसकी परंपरा है, उसको जीवित रखने के लिए आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी? भूल जाएंगी। इसको लिखित नहीं रहेगा, ध्यान में नहीं रखेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में इसके लिए समस्या बढ़ सके। बच्चों, इसके बारे में ही मैंने कुछ जानकारियाँ आप लोगों को बताया थोड़ा बहुत, और इसके बारे में वही सारी बातें इसमें भी है।
ध्यान से सुनेंगे तो हमारे ख्याल से आपको किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से समझ लेंगे। तो बच्चों इसको देखेंगे। प्राचीन भारत में पूर्वजों के पराक्रम, देवी देवताओं की परंपराएं, सामाजिक परिवर्तन आज संरक्षित की जाती थी। ईस्वी सन की पहली शताब्दी से धातु के सिक्के, मूर्तियां और शिल्प, ताम्र पत्र आज पर उकेरे गए लेख प्राप्त होने लगते हैं। सभी प्रकार के उकेरे हुए लेखों के कारण संबंधित राजा की कालावधि, वंशावली, राजविस्तार, तत्कालीन गतिविधियां, तत्कालीन सामाजिक ढांचा, जलवायु, अकाल जैसे घटकों की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों देखिए इसमें बताया है कि प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में मानव को जो हमारे पूर्वज कौन होता है, हमारे जो बड़े दादा दादी माता मतलब और आगे की पीढ़ी के यानी उनके पराक्रम, साहस, वो कौन सा कार्य किया करते थे। जैसे पहले के मानव के पास इस तरह से सामानों को उठाने के लिए, सामानों को ढोने के लिए कोई विशेष प्रकार की साधन सुविधाएं नहीं थी। उसके साहस, उसके पराक्रम, उसके ताकत का प्रयोग करना पड़ता था। तो लोग इसके साथ साथ कार्यों में भी साहस, खेल में भी साहस, मनोरंजन में भी साहस, इस तरह की प्रक्रिया करके अपने साहस पराक्रम का दिखावा करते थे। उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। लेकिन यह बात सत्य है कि जो पराक्रम, जो साहस उस समय के मानव में हुआ करता था, आज के ऐसे इस समय के मानव में वैसा साहस, वैसी ताकत मानव के अंदर दिखाई नहीं देती। वही बातें कही जा रही हैं, पराक्रम, साहस, देवी देवताओं की क्या परंपरा थी, देवी देवताओं की किस तरह से पूजा की जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी, या कैसे उनको पूजने बनाकर खुश किया जाता था, ऐसी परंपराओं का आरंभ किया गया। सामाजिक परिवर्तन, समाज में क्या बदलाव आ रहा है, वेशभूषा में बदलाव आ रहा है, प्रेम भाव में बदलाव आ रहा है, खान पान में बदलाव आ रहा है कि रहन सहन में बदलाव आ रहा है, कैसी बातों का बदलाव आ रहा है, ये सारी बातों को बताने का कार्य किया। साथ में संरक्षित की जाती थी, मतलब लिखकर उसको रखा जाता था कि आने वाले लोग, आने वाले कल के लोग इसको जान सके और बता सके। बच्चों पहली शताब्दी में धातु को सिक्के में, धातु क्या होती है आप लोगों ने साइंस में इस समय बहुत अच्छे से जान लिया होगा। तो धातुओं के आधार पे सिक्के, आज भी पहले सिक्के तांबे के हुआ करते थे, चांदी के हुआ करते थे, सोने के हुआ करते थे, लोहे के, कांसा के, पीतल के, इस तरह से अलग अलग तरह के सिक्के बनने लगे। उसी तरह से मूर्तियां भी होने लगी। और शिल्प कला क्या होती है बच्चों? शिला पे उस पर छीनी हथौड़ी से तराश के नक्काशी करके चित्रों को बनाना, कोई भी अंकन करना, ये आपका क्या होता है? शिल्प कला मानी जाती है। ऐसी शिल्प कलाओं के साथ साथ मानव को ताम्रपत्र, जैसा कि हमने बताया, ताम्रपत्र पे कैसे प्रक्रिया हुआ करती थी, ये सभी पे उकेरे जाते थे, लिखे जाते थे। साथ में इसके सभी प्रकार के उकेरे हुए जो लेख होते थे, उससे संबंधित जो कालावधि होती है, जो चीज, जैसे आज कोई मंदिर बनवाता है, कोई भी निर्माण कार्य कराता है, किसी भी धर्म का हो, कोई भी वस्तु, उसमें वह क्या करता है? उसकी कालावधि मतलब काल समय का लेखा जोखा या लिखा पढ़ी कराता है। तो उसी समय ये सभी मूर्तियों, सिक्कों पे, ये सभी पे कालावधि में ऐसी संबंधित कालावधि समय में लिखा जाता था। उस समय वंशावली कौन सी थी, कौन से वंश के लोग थे, राजा क्या था, राज्य का उसके विस्तार कैसा था, प्रजा कैसी थी, किस तरह का कार्य करती थी, कैसा देख रेख किया करती थी, ऐसे कार्यों को बताया गया है। इसके साथ साथ तत्कालीन गतिविधियाँ, मतलब वो तत्काल तुरंत कौन से एक्शन को लेता है, कौन से कार्य को करता है, कौन से प्रजा के लिए, लोगों के लिए
हितकर होता है, अच्छा होता है। ऐसी सामाजिक ढांचा, समाज में उसको क्या सम्मान मिलता है, क्या इज्जत मिलती है, क्या लोग अच्छा करते हैं, क्या उसके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, ऐसी बातों को बताने का काम किया। जलवायु, जैसे आज हमारे देश में तमाम 3 तरह की सर्दी, गर्मी, वर्षा, इस तरह से कहीं कहीं की जलवायु क्या होती है, किसी को सहन शक्ति कम हुआ करती है तो किसी के लिए परेशानी बन जाया करती है। ऐसी जलवायु के भी बारे में वर्णन। साथ में अकाल, जैसा इस समय कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जो प्रक्रिया चल रही है, यह एक अकाल का समय है, गलत समय है। जब भी आपके ऊपर कोई भी समस्या आती है, कोई भी ऐसा प्रक्रिया होती है, तो गलत समय माना जाता है, अकाल माना जाता है। सूखा पड़ जाएगा तो भी अकाल माना जाएगा, बराबर बच्चों। तो ऐसी प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इसमें थोड़ा सा और आगे जानेंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराणों, जैन, बौद्ध ग्रंथ द्वारा लिखित ऐतिहासिक साहित्य का स्वरूप यात्रा वर्णन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा में प्राचीन कालखंड के राजाओं के चरित्र तथा राजवंशों का इतिहास बताने वाला लेखन महत्वपूर्ण चरण है। उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का यथार्थ चित्रण पाया जाता है। बच्चों, प्राचीन भारतीय साहित्य में जैसा कि रामायण के बारे में आप लोग जानते हैं, जिसमें राम, सीता, हनुमान, रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति का विनाश हुआ इस धरती से, और सीता माता का हरण करने का उसको फल की प्राप्ति हुई, मतलब अपने गलत कार्यों का उसको पश्चाताप हुआ। इसके साथ साथ महाभारत में भी वही बात हुई, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, सत्य जीता, असत्य पराजित हुआ। जैसे असत्य का साथ देने वाला दुर्योधन जो था, ये रणभूमि में मारा गया और मृतलोक को सिधारा। तो बच्चों, ये लड़ाई और झगड़े सत्य असत्य के सदियों से पहले से चले आए हैं। और लेकिन इतना बात को ध्यान रखना, कहीं भी हमेशा सत्य ही आगे बढ़ता है, सत्य ही जीतता है, सत्य ही विजय हासिल करता है। असत्य को हमेशा पराजय का मुख देखना पड़ता है। ऐसे महाभारत, पुराण, जैन, बौद्ध ग्रंथ, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ धर्म के लोग हैं, तरह तरह के मानने वाले, क्योंकि साहित्य स्वरूप यात्रा वर्णन जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे यात्रा वर्णन, जैसे आज हमारा भारत देश एक सोने का चिड़िया कहा जाने वाला देश था। तमाम देश के लोग हमारे देश का वर्णन सुनते थे, यात्रा करने घूमने आते थे, यहाँ के बारे में जानते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बाबर भारत में आने से पहले भारत की सारी धन संपदा के बारे में सुन चुका था, सारा वर्णन जानता था। वह मौका देख रहा था कि भारत चलने का मौका तब मिले। इसको आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बाबर कहाँ का रहने वाला था, अफगानिस्तान वगैरह। तो कैसे भारत आया, ये बातों को आप लोगों ने जाना है। आप अपने पॉइंट पे देखिए, ऐसे यात्रा वर्णनों को विशेष महत्व दिया गया। भारत के इतिहास लेखन में ऐसे तमाम बातों के बताने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन का यथार्थ है। राजाओं का सामाजिक समाज में इज्जत कैसी थी, किस तरह से कार्यों को किया करता था, और उसकी आर्थिक स्थिति, आमदनी, पैसे, आवागमन, ये सभी चीजें किस तरह से हुआ करती थी, और प्रजा के लिए, लोगों के लिए कौन कौन सी साधन सुविधाएं, पीने के लिए पानी की सुविधा, आने जाने के लिए मार्गों की सुविधा, धर्मशालाओं की सुविधा, या और तरह तरह की सुविधाएं आर्थिक स्थितियों पर ही डिपेंड करती है। तो कौन कौन सी साधन सुविधाओं को निश्चित किया जाता था, इसका बताया। राजनीतिक, पॉलिटिक्स,
राजाओं के माता पिता या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है कि कैसी है। धर्म के प्रति इसका वर्णन किया जाता है, इसका यथार्थ चित्रण दिखाई देता है, लिखा हुआ दिखाई देता है कि मानव धर्मों के प्रति कैसा लगाव था। मंदिरों में ही पूजा किया करता था कि पेड़ पौधों की भी पूजा किया करता था, या प्रकृति का भी पुजारी था, नदियों का भी पूजा किया जाता है। नदियाँ भी अपने आप को पवित्र मानी जाती हैं। इस तरह से मानव अपने जीवन में तरह तरह के कार्यों को करते हुए अपने इस इतिहास के चलते भारतीय परंपराओं को कायम रखा है। और प्राचीन काल का जो इतिहास लेखन है, ऐसी प्रक्रिया से, ऐसे लेखन को लिख के रखने से आने वाली पीढ़ियों को यह जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि मानव कैसे कैसे अपने जीवन का व्यतीत किया करता था और कौन कौन से कार्यों को करके आज इस मुकाम पे इस तरह से ऐसे जगह पे खड़ा है और कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया। तो बच्चों, हमारे ख्याल से आप लोगों को जितनी भी बातें हमने बताया आप लोगों को दिमाग में आ गई होंगी। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को, जो न समझ में आए उसको पूछिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।